नमस्कार, मैं हूं अजय। 3 बजे की बुलेटिन में हम देखेंगे अयोध्या में कैसे राम मंदिर के निर्माण में तेजी आ रही है। मेरठ में हॉरर किलिंग की आशंका से जुड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। एटा हादसे से जुड़ी अपडेट भी आपको बताएंगे। साथ ही कई शहरों में मारपीट हंगामे से जुड़ी भी तस्वीरें आपके सामने लाएंगे। और आज की बड़ी खबर दिखाएं, लेकिन 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऐसे एक वीडियो से जो न सिर्फ आपको चौंका देगा बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल पार्किंग में खड़ी कार अचानक जमीन के अंदर समा जाती है। ये देखिए कैसे कार जमीन के अंदर समा गई। वीडियो चौंकाने वाला है। ओह शिट। Oh shit. Oh shit. तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरा वीडियो मुंबई के घाटकोपर वेस्ट कामा इलाके का है। यहाँ पार्किंग में पहले कुआं था जिसे ढककर गाड़ी पार्क करने लगे लोग। बारिश की वजह से जमीन धंसी और कार इसी कुएं में जा समाई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Oh shit. 10 सेकंड में पूरी की पूरी कार गायब हो गई। नीचे कुआं, ऊपर पार्किंग बना लिया था लोगों ने। पार्किंग को कुएं को कवर करके पार्किंग। और बारिश इन दिनों जमकर हो रही है मुंबई में, तो यही वजह है कि इस पार्किंग का ये हिस्सा जो कुएं के ऊपर का था वो धंसा और उसके साथ साथ कार भी कुएं में समा गए। जमीन ऐसा लगता है कि निगल गई कार को, लेकिन दरअसल ये इंसानों की लालच ही है जिसने ये हालात पैदा किए हैं। यहाँ था कुआं, उसके ऊपर बना ली पार्किंग। और अयोध्या से आज बड़ी खबर आ रही है। आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। इसमें पहले राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की नींव का जायजा लिया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में नींव के रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा हुई। बैठक कल भी होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है, वहां की ये तस्वीरें निर्माण स्थल की जो नींव बनाई जा रही है उसकी जांच पड़ताल, उसका जायजा लिया। खुद मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र, पूर्व नौकरशाह, और यहाँ आज इसे लेकर के समिति की बैठक भी हुई और फिर कल भी ये बैठक होगी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी अयोध्या पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के सदस्यों और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। आप तस्वीर इसी की देख रहे हैं। निमिष गोस्वामी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त अयोध्या से। निमिष, तो ये बैठकों की वजह क्या एजेंडा बैठकों का क्या चल रहा है मंदिर निर्माण में? जी, अगर आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक 2 शिफ्ट में रखी गई है अजय। पहली बैठक थी राम मंदिर निर्माण की तैयारियां और उसकी
कार्यदायी संस्थाओं के सामने क्या चुनौती आ रही हैं, राम मंदिर निर्माण कहां तक है, किस प्रगति पर, इन तमाम बिंदुओं पर पहले तो निरीक्षण हुआ, बाद में चर्चा की गई। और दूसरी बैठक सर्किट हाउस में है, 3 बजे वहां ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ नृपेंद्र मिश्रा जो भवन निर्माण समिति के चेयरमैन हैं वो दूसरी बैठक करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से 2 शिफ्टों में रखे गए। अगर राम मंदिर परिसर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि मंदिर निर्माण के लिए लोगों की आस्था काफी दिनों से लगी थी और यही वजह है कि ट्रस्ट जब से गठित हुआ है तब से मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत था। इस समय राम भक्तों के लिए खुशी खबर है कि लगभग 6 फुट रामलला के बुनियाद जो राम मंदिर जिस पर खड़ा होगा गर्भगृह स्थल की बुनियाद को 6 फुट भर दिया गया है और लगातार 2 शिफ्टों में इस पर काम चल रहा है। सबसे पहले आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे थे और उन्होंने रामलला के दरबार में माथा टेकने के बाद सबसे पहले जो बुनियाद जहां भरी जा रही है उस स्थल पर गए, वहां पर देखा और साथ ही वहां का निरीक्षण किया। फिर उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में ही स्थित LNT ऑफिस विश्वामित्र आश्रम है, वहां पर जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे उनके साथ ही कार्यदायी संस्था टाटा कंसल्टेंसी, बालाजी और जो है LNT, इन तीनों के साथ, उन तीनों के इंजीनियरों के साथ बैठकर बात की, वार्ता की, क्या चुनौतियां आ रही हैं, किस तरीके से मंदिर निर्माण किया जा रहा है, बुनियाद की मजबूती के लिए क्या किया गया, तमाम अहम बिंदुओं पर काफी देर तक चर्चा होती रही। लगभग 3 घंटे ये बैठक अजय चली है और अभी 10 मिनट पहले यहाँ से सभी लोग सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन जो बैठकों का दौर है वो अभी कल भी चलेगा, कल भी जारी रहेगा और निर्माण से जुड़ी तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है और खुद नृपेंद्र मिश्र बिल्कुल निवेश जो आप बता रहे हैं इस सब एक पहलुओं को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो शुरू हो चुका है यहाँ पर। मौसम भी काफ़ी सुहाना लग रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके पीछे अयोध्या में इन दिनों। निमिष, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए, पूरी तस्वीरों के लिए। और दूसरी खबर हज यात्रा से इस वक्त की जुड़ी हुई है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कोरोना के चलते इस साल हज यात्रा सिर्फ स्थानीय लोग ही कर पाएंगे, बाहर के लोग नहीं जा पाएंगे। बाहर के देशों से किसी को भी इस साल हज करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस बार केवल 60,000 स्थानीय लोग ही हज कर पाएंगे। बड़ी खबर, बड़ा फैसला, हज यात्रा को इस बार कैंसिल कर दिया गया है। सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला किया है, दूसरे देशों के हाजियों को इजाजत नहीं होगी, यानी हिंदुस्तान से भी लोग इस बार हज करने नहीं जा पाएंगे। जाहिर है कोरोना की मार हज यात्रा पर भी पड़ी है। मोहसिन रजा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मोहसिन साहब, तो ये एक फैसला कोरोना की मार हज पर भी पड़ती दिखाई दे रही है, हज यात्रा पर इस बार नहीं जा पाएंगे हिंदुस्तानी हाजी। देखिए, अभी मानी हम लोगों को सूचना मिली है, अभी ये सऊदी अरब गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि इस बार भी वो विदेश से आने वाले लोगों के लिए हज में कोई इंतजाम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने रोक लगा दी है कोरोना के चलते। पूरे दुनिया से जो लोग जाया करते थे हज पे, हमारे उत्तर प्रदेश और पूरे देश से 2 से 2.5 लाख लोग जाते थे, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते सऊदी अरब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि हम इस बार भी हज में बाहर के लोगों को नहीं आने देंगे और वहीं के लोग हज में शामिल होंगे जो लोग मकामी होंगे, वहां के निवासी होंगे या वहां पर जो लोग पहले से रह रहे हैं उनके लिए अलाउ होगा। बाकी बाहर से आने वाले लोगों के लिए, विदेश के लोगों के लिए जो है मना कर दिया गया है। तो इसलिए सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जो भी लोगों ने अप्लाई किया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो अगर अपनी राशि लेना चाहेंगे तो उनके लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है। वो एक फॉर्म उनको मिल जाएगा, वो फॉर्म अपने अपने राज्यों में, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में फॉर्म मिल जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म होगा, वो भर देंगे और वहां से सीधा पैसा उनके खाते में रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल, तो यानी कि जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे हज यात्रा के लिए उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये खुद बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। जो भी पैसे वापस लेना चाहेंगे, इस बार नहीं हज यात्रा हो रही है तो उन पैसों को वापस किया जाएगा। मोहसिन रजा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इस वक्त न्यूज़ 18 पर ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि जो भी पैसा वापस लेना चाहते हैं, जिन्होंने पैसा जमा कराया था हज यात्रा को लेकर, वो पैसे अपना वापस ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद मोहसिन रजा साहब आपका। तो हज यात्रा इस बार नहीं हो पाएगी। और इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में निधन हो गया है इंदिरा हृदयेश का। विपक्ष की नेता थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, और अचानक उनके निधन से चारों तरफ शोक की लहर, सियासी जगत के लोगों ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम
लोगों ने, और उत्तराखंड सदन में निधन हुआ है। अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। हार्ट अटैक से निधन की बात सामने आई है। पार्थिव शरीर को इस वक्त आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। हृदय गति रुकने से निधन हुआ है इंदिरा हृदयेश का। कांग्रेस की बड़ी नेता, बड़ा चेहरा, प्रदेश में विपक्ष की नेता थी और अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उन्हीं के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं। छोटू तू बैठ जाना, तू बैठे रहे। शोक की लहर है। उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान, सियासी जगत को एक बड़ा नुकसान। एक बड़ा चेहरा, मुखर चेहरा और सशक्त महिला नेता के तौर पर उत्तराखंड में जाना जाता था इंदिरा हृदयेश को, और इन दिनों कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो सामने थी उत्तराखंड में, और उनका अचानक निधन से एक बड़ा शून्य उभरा है। जाहिर तौर पर लंबा सियासी सफ़र रहा है। उत्तराखंड में लगातार सक्रिय रही हैं और जो क्या करती रही हैं भी देख रहे हैं आप। 2002 से 2007 तक उत्तराखंड कैबिनेट में मंत्री भी थी। 2012 से 2017 तक उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रही, तो लगातार उत्तराखंड की सेवा में रही हैं। 2017 से अब तक उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर थी और 1974 में पहली बार MLC बनी थी, और तब से लेकर अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा था इंदिरा हृदयेश ने। एक बड़ा चेहरा, मुखर चेहरा, और कांग्रेस को लेकर के लगातार वफादार बनी रही हर हालात में। अचानक उनका हार्ट अटैक से उत्तराखंड सदन में दिल्ली में निधन हो गया है और उन्हीं के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है इस वक्त। ये तस्वीरें इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को ले जाने की, उत्तराखंड सदन से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। कल हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में उनका देहांत हुआ है। PM मोदी, CM योगी, CM तीरथ रावत सब ने शोक जताया है इंदिरा हृदयेश के निधन पर। अचानक निधन की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कल हल्द्वानी में होगा अंतिम संस्कार और इसी के बाबत इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, हल्द्वानी के लिए रवाना किया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी की। दिल्ली से हल्द्वानी का अब ये आखिरी सफ़र होगा इंदिरा हृदयेश का। शायद किसी ने कल्पना नहीं की कि ये जो दिल्ली का सफ़र था उनका, ये आखिरी सफ़र, सियासी सफ़र उनका रहेगा। अचानक हार्ट अटैक से उनका ये निधन हुआ है और इस खबर ने सबको चौंका दिया है, दुखी कर दिया है। एक बड़ा चेहरा, बड़ी महिला नेता और एक मुखर सशक्त आवाज़ के तौर पर रही हैं उत्तराखंड में तमाम मुद्दों को लेकर के। कांग्रेस की विपक्ष, पूरे विपक्ष की सदन में नुमाइंदगी करती रही है, नेता विपक्ष थी और कांग्रेस का बड़ा चेहरा, और उनके अचानक निधन ने सबको दुखी किया। ये तस्वीर इस वक्त की जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। उत्तराखंड सदन से में उनका निधन हुआ है और अब पार्थिव शरीर को हल्द्वानी ले जाया जा रहा है, जहां पर कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सबने जो प्रतिक्रियाएं जारी की हैं, पक्ष विपक्ष सभी नेता, विजय बहुगुणा जो कि बीजेपी में इस वक्त हैं, उन्होंने भी दुख जाहिर किया है। सूर्यकांत धस्माना, पार्टी और उत्तराखंड के लिए बड़ा नुकसान, कांग्रेस के नेता ने कहा है। हरक सिंह रावत, उत्तराखंड की राजनीति में खालीपन पैदा हुआ है। जो कांग्रेस में थे कभी, अभी इस वक्त वो बीजेपी में हैं। तीरथ सिंह रावत, CM ने भी इंदिरा जी हमेशा मार्गदर्शन करती थी, ये बात कही है मुख्यमंत्री ने। CM योगी ने भी इंदिरा हृदयेश के निधन पर दुख जताया है, तो राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। तो सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को आप देख रहे हैं दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हल्द्वानी के लिए। जहां हर दिन भारत में लाखों लोग कोविड-19 वैक्सीन लेकर इस महामारी पर जीत हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दिव्यांगों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी वैक्सीन देने की मांग उठ रही है।
राजधानी से अब सटे गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की 15 साल की रूहानी ने, जिन्होंने दिव्यांगों और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा। जल्द ही हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने सजगता दिखाते हुए एक मॉल के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद शुरू हुई विशेष रूप से सक्षम 100 लोगों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच देने की मुहिम। हरियाणा में ये अपनी ही तरह की पहली मुहिम है। ये विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में शुरू हुआ है एक ऐसा कैंप जो सिर्फ विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए ही है, जहां कोविड-19 वैक्सीन के रूप में दिया जा रहा है सुरक्षा कवच। The more important thing is that all the special need people are very prone to infections. And they don't want to go to the hospitals and all that crowded places. 27 वर्षीय हर्ष शर्मा उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस खास मुहिम के बारे में पता चला। चंद मिनटों में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, न किसी कतार में खड़े होने की जरूरत, न लंबा इंतजार, और बस कुछ ही मिनटों में कोवैक्सीन का टीका उन लोगों को मिलता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बीमारी से बचने के लिए भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है, लेकिन विशेष रूप से सक्षम और दिव्यांगों के लिए ना ही नीति बनाई गई है और ना ही किसी तरह की घोषणा की गई थी। I saw that my brother really needed to have like a special and space environment for the vaccination because he's very sensitive to attention and all this injections and all this medical procedure. Like he would not be able to sit in one place and do it. So I wrote a letter to the PMO. लिखे गए एक पत्र के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग और कुछ लोगों की एकजुट कोशिशों से शुरू हुई एक अनूठी मुहिम। ऐसे ही कैंप्स हम आने वाले टाइम में और ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि एटलीस्ट हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसके यहाँ के जितने भी स्पेशल नीड्स के पर्सन हैं उन सबको कवर अप कर पाएँ। किसे उठाया जाए तो सवाल बन जाता है।